हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन की थ्योरी पढ़ी थी, तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कल हमने फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखा था। फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखा था जो था म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। और म्यू था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग केस के लिए, लिमिटिंग केस के लिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस क्या है? म्यू एस है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और काइनेटिक केस के लिए क्या हो जाएगा? काइनेटिक केस के लिए हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस टाइम के लिए हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन। और यहाँ पे म्यू के क्या है? म्यू के है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। स्टैटिक केस में, स्टैटिक के केस में जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा उस केस में हमारा फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स हमारा इक्वल होगा फोर्स अप्लाइड के। किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा होगा। तो उस टाइम पे जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। लेकिन लिमिट जैसे ही लिमिटिंग केस आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि है म्यू एस इंटू एन, ओके। और जैसे ही वो लिमिटिंग केस को क्रॉस करेगा, जैसे ही हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फोर्स को क्रॉस करेगा, उस टाइम पे हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा म्यू के इंटू एन, ओके। तो एग्जाम्पल की हेल्प से इसे हम अच्छे से समझते हैं, ओके। तो हमारा एक क्वेश्चन है, फोर्स एफ इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक। ये ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, जो एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ओके। बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 एंड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। तो हमें अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, लिमिटिंग केस का, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें चाहिए उसके लिए म्यू एस इंटू एन। एन होगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से हम देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगा? एम जी के इक्वल आएगा, ओके। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से किसके इक्वल आएगा? एम जी के इक्वल, क्योंकि थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना ये ब्लॉक है वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि एम जी है, उतना ही ग्राउंड क्या करेगा? इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल आएगा। और अगर हम यहाँ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें, तो यहाँ से हमें नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? मास है 10 kg इंटू जी, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन मिलेगा, ओके। नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? 100 न्यूटन। तो यहाँ से हम जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी म्यू एस, जो कि है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो कि है 100 न्यूटन। तो हमें यहाँ से मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स मिला हमें? ये मिला लिमिटिंग केस का, जब ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करने की कगार पे होगा, जब वो जस्ट मूव करने वाला होगा, उस टाइम पे हमें कितना फ्रिक्शन मिलेगा? उस टाइम पे हमें 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे, ओके। फिर हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा?
तो वो हमें निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू के इंटू एन। काइनेटिक के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है 100, तो ये हमारा आएगा 40 न्यूटन। ओके, ये आएगा 40 न्यूटन। ओके, तो जब हम स्टार्टिंग में अगर F की वैल्यू जो हम इधर F फोर्स लगाएंगे उसकी वैल्यू, अगर हम F की वैल्यू 10 न्यूटन लेंगे, 10 न्यूटन लेंगे तो क्या होगा, हमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिलेगा, हमें फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन ही मिलेगा, क्योंकि ये अभी जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी मिलेगा। जैसे ही हम 20 न्यूटन लगाएंगे तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना मिलेगा, 20 न्यूटन। 30 न्यूटन लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 न्यूटन। क्यों, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। ओके, तो हम 40 न्यूटन लगाएंगे तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना मिलेगा, 40 न्यूटन। जब हम 50 न्यूटन लगाएंगे तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना मिलेगा, 50 न्यूटन। ओके, यहाँ पे हम जाके लिमिटिंग केस पे पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही हम फोर्स को बढ़ाएंगे, अप्लाइड फोर्स को, इस वाले फोर्स को हम बढ़ाएंगे, 50 से ज़्यादा करेंगे तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्रॉस कर गए। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे एफ़ की वैल्यू 50 से इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ही 50 से इंक्रीज़ करेंगे, सपोज करो 55 न्यूटन करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, अब यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये ब्लॉक है वो मूव करने लग गया, तो यहाँ पे अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कितना होगा, 40 न्यूटन। ओके, अब आगे चाहे हम कितना भी फोर्स लगाएं, चाहे 100 न्यूटन लगाएं, चाहे 1000 न्यूटन लगाएं, कितना भी लगाएं, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमें काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही मिलेगा, जो कि होगा 40 न्यूटन। क्योंकि इस फोर्स पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, तो हमें यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। ओके, जब हम यहाँ पे जीरो फोर्स लगाएंगे, 0 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, यानी कि कुछ भी फोर्स नहीं लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 न्यूटन मिलेगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर ही नहीं रहे तो वहाँ पे हमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम देखते हैं, जब मैंने बोला कि अप्लाइड फोर्स मैंने 0 लगाया तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना मिला, 0 न्यूटन का मिला। ओके, जब मैंने बोला कि अप्लाइड फोर्स मैंने 10 न्यूटन का लगाया तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना मिला, 10 न्यूटन का। जब मैंने 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना मिला, 20 न्यूटन। जब मैंने 30 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना मिला, 30। 40 पे मुझे मिला 40 एंड 50 पे मुझे मिला 50। ओके, तो जैसे ही मैंने 10 लगाया तो यहाँ से 10 मिला, तो ग्राफ यहाँ से क्रॉस करेगा, 20 पे 20 एंड 30 पे 30 एंड 40 एंड दिस इज़ 50 तो यहाँ तक हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम 50 पे पहुँचे तो 50 क्या था, 50 हमारा लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग केस है। तो जैसे ही हम लिमिटिंग केस को क्रॉस करेंगे, जैसे ही हमारा अप्लाइड फोर्स 50 से ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, और मूव करते टाइम हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो ब्लॉक पे लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था, 40 न्यूटन। यही था काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमने अभी ऊपर निकाला है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, 40 न्यूटन। तो हमें जैसे ही 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 40 न्यूटन का। ओके, तो 50 न्यूटन से आगे अब अगर हम कितना भी फोर्स लगा लें, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन ही रहेगा। ओके, तो ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द लिमिटिंग केस। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ऐसा हमें कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से, लिमिटिंग केस से कम होता है,
ओके, तो वो मिलेगा हमें 40 न्यूटन। ओके, न्यूटन, दिस इज ऑल्सो इन न्यूटन। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो चेंज होता रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, चेंज होता रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है, तब तक जब तक लिमिटिंग केस पे नहीं पहुँच जाता। ओके, लिमिटिंग केस के आगे हमें जो फ्रिक्शन मिलेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल मिलेगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्टार्ट करते हैं, जो कि है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल एक सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये नीचे ग्राउंड के ऊपर mg फोर्स लगा रहा है और ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। और हम जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप होगा ओपोजिट डायरेक्शन में। जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उससे ओपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ऊपर रिएक्शन फोर्स होगा, नीचे mg होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं F। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शनल फोर्स का। तो इन दोनों फोर्सेस का, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो डायगोनल होगा इसका, वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये डायगोनल था, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। और जो रिजल्टेंट का जो एंगल होता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, रिजल्टेंट का एंगल ये वाला थीटा नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो जो नॉर्मल रिएक्शन और जो रिजल्टेंट है नॉर्मल और फ्रिक्शन का, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ओके, अब हमें देखना है, यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम इसको दोबारा बनाएं, यहाँ पे हम अगर टेन, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, हम थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, हम ये इनको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो हम ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, बी सी अपॉन बेस क्या हो गया, ए बी। यहाँ से हमें पता है कि ए जो हमारा जो बी सी है वो क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। ओके, ये किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल ही है ना, ये वाली साइड है फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। और जो ए बी है वो है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। और हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो ये हमें यहाँ से मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह हम लिखेंगे म्यू इंटू एन अपॉन, हमें नीचे मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। ओके, ये हमें मिलेगा थीटा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ म्यू। ओके, अगर हमें फ्रिक्शन एंगल निकालना है और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन एंगल होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो tan इनवर्स म्यू के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन एंगल का फॉर्मूला मिलता है। फिर हम दूसरा देखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर अब हम इस सरफेस को इंक्लाइन कर दें, तो इस सरफेस को हम क्या कर दें, इंक्लाइन कर दें, किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे आने की कोशिश करेगा। और ज़्यादा इंक्लाइन करेंगे तो क्या क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या करेगा, जैसे जैसे हम इस सरफेस को इंक्लाइन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, लेकिन एक एंगल ऐसा आएगा अल्फा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करने लग जाएगा। ओके, तो जो वो एंगल होगा जिस पे ये नीचे स्लाइड करेगा, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, और ये किसके इक्वल होता है, ये एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउनवर्ड। जिस एंगल पे ये ब्लॉक नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखते हैं। सपोज करो कि किसी एंगल अल्फा पे क्या हुआ, ये ब्लॉक नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम इस ब्लॉक की एफबीडी देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर mg, और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरह, और ये जब नीचे मूव करने की कोशिश करेगा, ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो हम यहाँ से देखेंगे mg, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, mg के कंपोनेंट्स करेंगे अलोंग द नॉर्मल एंड अलोंग द सरफेस। ओके, तो अलोंग द नॉर्मल mg का कंपोनेंट कितना आएगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा है, और ये पूरा कितना है, 90 है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, mg कोस अल्फा, और दूसरा वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, mg साइन अल्फा। जो एंगल के साथ होता है वो कोस कंपोनेंट होता है, और जो एंगल के ऑपोजिट वाला होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो ये हमें मिलेगा mg कोस अल्फा, और ये हमें मिलेगा mg साइन अल्फा, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि अब ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। ब्लॉक क्या कर सकता है, इस सरफेस पे ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो यहाँ से हमें नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट में कितना फोर्स है, mg कोस अल्फा, ये हो जाएगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, mg साइन अल्फा, या फिर बोलें तो mg साइन अल्फा, जो नीचे स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। ओके, तो ये कब तक बैलेंस करेगा, जब तक ये लिमिटिंग केस तक नहीं पहुंच जाएगा। ओके, एक बार जब ये mg साइन, नीचे की तरफ mg साइन अल्फा लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये mg साइन अल्फा जब तक फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा तब तक क्या करेगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड नहीं करेगा। ओके, तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा कि जब लिमिटिंग केस होगा,
मतलब कि mg साइन अल्फ़ा अगर जब फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग में एंगल छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। ओके, तो स्टार्टिंग में एंगल अल्फ़ा था तो mg साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, फिर और एंगल इंक्रीज करेंगे तो mg साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या करेगी, और इंक्रीज होगी। और फिर एक कंडीशन ऐसे आएगी जब mg साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो फ्रिक्शनल फोर्स जितना लगेगा, जो कि है म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स यही लगाते हैं लिमिटिंग केस का, लिमिटिंग केस के लिए फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इंटू एन होता है। ओके, जब mg साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी तो वो हो जाएगा लिमिटिंग केस। उसके ऊपर जैसे ही हम अगर एंगल को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ आर इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा, और लिमिटिंग केस के लिए हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। और हमें एन क्या पता है, हमें नॉर्मल रिएक्शन पता है, एम जी कोस अल्फ़ा के इक्वल है। एन किसके इक्वल है, एम जी कोस अल्फ़ा के इक्वल। तो एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा एम जी कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा। यहाँ से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा म्यू एस इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, और यहाँ से हमें मिलेगा म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा। ओके, हमें क्या मिला, हमें मिला म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा। और अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, एंगल ऑफ रिपोज निकालेंगे कि कितना हम इंक्लिनेशन रख सकते हैं कि वो ब्लॉक नीचे नहीं गिरे, तो वो होगा, वो मैक्सिमम होगा टेन इनवर्स म्यू एस के। ओके, यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज मिल जाएगा कि हम इंक्लिनेशन को अल्फ़ा एंगल रख सकते हैं, मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, कितना, टेन इनवर्स म्यू एस इतना रख सकते हैं कि वो ब्लॉक क्या करे, वो ब्लॉक यहाँ पे स्टेबल रहे, वो नीचे नहीं गिरे। अगर इससे ज़्यादा कर देंगे हम अल्फ़ा को तो ब्लॉक नीचे स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमें थीटा जो फ्रिक्शन एंगल था वो भी क्या मिला था, टेन इनवर्स म्यू एस के इक्वल मिला था। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिपोज मैथमेटिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होते हैं। ओके, लेकिन थ्योरेटिकली दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस, रफ इंक्लाइंड प्लेन। जब हम फ्री फॉल में देखते हैं, फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। ओके, लेकिन जब कोई ब्लॉक, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर अगर नीचे स्लाइड कर रहा हो तो उस केस में उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, वो अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम देखते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो उसका, अभी हमने डायग्राम देखा है, कुछ ऐसा बनेगा। तो वहाँ से हमें हमें मिलेगा कि नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, फिर से हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ से मिलेगा हमें एम जी कोस अल्फ़ा के इक्वल मिलेगा। और जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो डाउनवर्ड फोर्स है नीचे की तरफ, वो हमें कितना मिलेगा, ये सरफेस है, ये ब्लॉक था, नीचे फोर्स लग रहा है एम जी साइन अल्फ़ा, और ऊपर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा, एम जी साइन अल्फ़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए वो नीचे आ रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो टोटल फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो टोटल फोर्स कितना हो गया, एम जी साइन अल्फ़ा माइनस ऊपर की जो तरफ जो फोर्स लग रहा है एफ आर। ओके, तो लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग अगर ये मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे,
काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है अब। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, और एन हमने देखा है, एन की वैल्यू है एम जी कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ आर किसके इक्वल आएगा, एफ आर आएगा म्यू के इंटू एम जी कोस अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे एफ आर की, तो वो आएगी एम जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू के एम जी कोस अल्फ़ा। यहाँ से जो नीचे फोर्स लग रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उस फोर्स को लिख सकते हैं हम मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, और हमें यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ही निकालनी है, एक्सेलरेशन कितनी होगी ब्लॉक की, तो एफ को लिखेंगे हम मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से हम एम और जी को कॉमन ले लेंगे, वो आएगा एम जी, तो यहाँ से बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस यहाँ पे बचेगा म्यू के कोस अल्फ़ा। ओके, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू के कोस अल्फ़ा। ओके, तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन की एक फॉर्मूला मिलेगा। ओके, और ये वैल्यू, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा जी से छोटी होगी। ओके, क्यों छोटी होगी, क्योंकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ओके, साइन अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर 1 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो वो 1 से हमेशा छोटा होएगा, और 1 से छोटे नंबर को अगर हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा जी से छोटा ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ, या इस केस में हमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।